मूवी की शुरुआत में हम रिहैब सेंटर में कुछ लोगों को देखते हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए आए होते हैं। वहाँ एक नर्स अंदर आकर कहती है कि डार्बी के लिए एक जरूरी फोन कॉल है। फिर हम डार्बी को देखते हैं जो फोन सुनने के लिए जाती है। फोन पर उसका एक रिश्तेदार बताता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहाँ उसकी बहन डेवोंग उसकी माँ के साथ है। डार्बी को अपनी माँ की काफी चिंता होने लगती है। फिर उसी रात वो अपनी सिस्टर को छुपकर कॉल करती है। डार्बी की अपनी सिस्टर डेवोंग के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। डेवोंग डार्बी की कॉल से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। डार्बी रिहैब सेंटर में थी तो उसे वहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन उसे अपनी माँ की काफी चिंता हो रही थी और वो अपनी माँ के पास जाने के लिए वहाँ से भागने का फैसला करती है। वो एक स्टाफ मेंबर की गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वो अपनी गाड़ी साइड में लगाती है और हम फ्लैशबैक में उसकी कहानी देखते हैं। डार्बी काफी ड्रग्स लेती थी। एक दिन वो ओवरडोज लेकर गाड़ी में बैठी होती है और उसकी सिस्टर और माँ दोनों को उसकी ड्रग एडिक्शन के बारे में पता चल जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और एक पुलिस ऑफिसर डार्बी के पास आकर कहता है कि मौसम काफी खराब है और बर्फीले तूफान की वजह से रोड जाम हो चुकी है। वो डार्बी को नजदीकी विजिटर सेंटर में जाने की सलाह देता है और डार्बी वहाँ चली जाती है। जब डार्बी अंदर जाती है तो वहाँ पर कुछ और लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। वो भी तूफान के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वो वेटिंग रूम में जाकर अपनी सिस्टर के मैसेजेस देखती है जिसमें उसकी सिस्टर उसे हॉस्पिटल आने से मना कर रही थी। डार्बी काफी डिप्रेस हो जाती है, इसीलिए वो कोकीन निकालकर खाने ही लगती है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलकर पार्किंग लॉट में आती है क्योंकि अंदर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा था। बाहर एक गाड़ी में से लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो गाड़ी के पास जाकर देखती है तो एक बच्ची को गाड़ी में किडनैप करके बांधा होता है। वो लड़की को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है लेकिन गाड़ी लॉक होती है। वो उस गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो खींच लेती है और पुलिस को फोन करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तूफान की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा था और पुलिस को कॉल नहीं हो पाती। इसके बाद वो वापस विजिटर रूम में आ जाती है। वो इसके बारे में किसी से खुलकर बात नहीं कर सकती क्योंकि किडनैपर उन्हीं लोगों में से एक है। डार्बी काफी घबराई होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह संभालती है और किडनैपर का पता लगाने की कोशिश करती है। वहाँ एक लेडी नर्स होती है जिसका नाम सैंडी होता है। वो अपने पति एड के साथ ताश खेल रही होती है। पास में एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम लाज होता है, जिसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं होता। वहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम ऐश होता है और वो दिखने में काफी हैंडसम होता है। एड सबको कहता है कि उन्हें टाइम पास करने के लिए कार्ड्स खेलने चाहिए और वो सभी एक साथ कार्ड्स खेलने लगते हैं। खेल खेल में डार्बी उनसे जनरली सवाल पूछकर उनके बारे में जानने की कोशिश करती है ताकि वो किडनैपर का पता लगा सके। उसे गाड़ी के नंबर से पता चला था कि गाड़ी नवाडा में रहने वाले शख्स की है। बातों बातों में डार्बी को पता चलता है कि लाज नवाडा से है। फिर लाज गेम हारने की वजह से काफी गुस्सा करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दिमागी तौर से थोड़ा परेशान भी होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डार्बी रेस्ट रूम में जाने का बहाना करती है और गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो पुलिस को सेंड करके हेल्प मांगती है, लेकिन वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता तो वो मैसेज सेंड नहीं हो पाता। डार्बी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो खुद ही लड़की की जान बचाने की कोशिश करती है। डार्बी वहाँ से छुपकर बाहर निकल जाती है और वो एक रोड लेकर गाड़ी का दरवाजा खोल देती है। वो लड़की के हाथ में एक मेडिकल इमरजेंसी का रिस्ट बैंड देखती है क्योंकि वो लड़की बीमार होती है। वो उस लड़की को छुड़ाने ही वाली होती है कि तभी लाज गाड़ी में आ जाता है। डार्बी अपने ऊपर कंबल ओढ़कर वहीं छुप जाती है। लाज गाड़ी में बैठकर उस लड़की से बातें करने लगता है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम जे होता है। डार्बी को वहाँ पता चलता है कि लाज के पास एक गन भी है और वो जे को किडनैप करके किसी अंकल केनी के पास लेकर जाने वाला है। फिर लाज जे के लिए स्नैक्स लेने चला जाता है। डार्बी को पता चल जाता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वो एक कटर बॉक्स जे के पास रखकर वापस रेस्ट रूम में चली जाती है। रेस्ट रूम के दरवाजे के बाहर ऐश डार्बी की वेट कर रहा था क्योंकि वो काफी देर से रेस्ट रूम में थी। डार्बी ऐश को सब बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर लाज आ जाता है। लाज को अपने पास आता देखकर वो ऐश को किस करने लगती है ताकि लाज यह समझ ले कि वो दोनों वहाँ पर फन कर रहे थे और ऐसा ही होता है। लाज के वहाँ से जाने के बाद डार्बी ऐश को छोटी लड़की के बारे में बताती है और कहती है कि लाज ने उसे किडनैप करके रखा हुआ है। ऐश को सारी बात समझ आ जाती है और वो टूल किट में से एक नेल गन निकालता है और एक प्लान बनाता है। वो डार्बी को कहता है कि तुम दोबारा से उस गाड़ी के पास जाओ और जब लाज तुम्हें देखेगा तो वो भी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और मैं एड और सैंडी को भी लाज के बारे में बता दूंगा। फिर हम सब मिलकर लाज को पुलिस के हवाले कर देंगे। डार्बी उस लड़की के पास चली जाती है और जे डार्बी से पूछती है कि वो दोनों कहाँ है जिन्होंने मुझे किडनैप किया था।
डार्बी बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि लाज और ऐश दोनों मिले हुए हैं और उन दोनों ने ही जे को किडनैप किया है। फिर वो दोनों डार्बी को मारने के लिए गाड़ी के पास आते हैं, लेकिन डार्बी वहाँ से छुपकर वापस बिल्डिंग में चली जाती है और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ऐश डार्बी को पकड़ लेता है और उसके मोबाइल फोन से वो अनसेंड मैसेजेस डिलीट कर देता है जो उसने पुलिस को भेजे थे। फिर वो उसकी सिस्टर के मैसेजेस खोलता है और उसे पता चल जाता है कि डार्बी की फैमिली उसे लाइक नहीं करती। लाज कोने में बैठा होता है और उसे देखकर एड को उस पर शक हो जाता है और वो चेकिंग करने के लिए बाहर चला जाता है। ऐश डार्बी से ढेर सारे सवाल पूछता है और बातों बातों में हमें पता चलता है कि डार्बी के फादर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। डार्बी ऐश से कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तो ऐश कहता है कि वो यह सब पैसों के लिए कर रहे हैं क्योंकि जे के बाप के पास ढेर सारे पैसे हैं और वो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार हो जाएगा। वो बताता है कि जे को एक बीमारी है और ज्यादा डिप्रेशन की वजह से वो मर भी सकती है। जे कटर बॉक्स की मदद से अपने आप को छुड़वा लेती है। उसी टाइम एड गाड़ी के पास आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जे काफी डर गई थी तो वो कोई भी आवाज नहीं करती। एड को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तो वो वापस चला जाता है। सैंडी ऐश और डार्बी के पास आ जाती है जो कहती है कि उसे डार्बी से अकेले में बात करनी है। ऐश जाने से पहले डार्बी के कान में कहता है कि वो किसी को कुछ ना बताए, नहीं तो वो सबको मार देगा। डार्बी सैंडी को कुछ नहीं बताती और कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सैंडी को कुछ ठीक नहीं लगता तो डार्बी कहती है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और इसी चिंता की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद वो सब फिर से टेबल पर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। तभी डार्बी देखती है कि जे ने अपने आप को छुड़वा लिया है और वो गाड़ी से बाहर आ चुकी है। लाज भी जे को देख लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए बाहर चला जाता है। एड और सैंडी को अभी तक उस छोटी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर डार्बी रेस्ट रूम में चली जाती है और ऐश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रेस्ट रूम में जाकर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन ऐश डार्बी को पकड़ लेता है और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर लाज आ जाता है और डार्बी बच जाती है। लाज ऐश को बताता है कि जे भाग गई है और हमें उसे जाकर पकड़ना होगा। फिर वो जे की तलाश करने के लिए डार्बी को भी अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में डार्बी उनकी आंखों पर फ्लैशलाइट मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ऐश डार्बी पर फायरिंग कर देता है, लेकिन डार्बी किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाती है। एड और सैंडी गोलियों की आवाज सुन लेते हैं और एड बाहर आ जाता है। बाहर एड को बेहोशी की हालत में जे नजर आती है और वो जे को उठाकर अंदर ले जाता है। उन दोनों को उसका रिस्ट बैंड देखकर पता चलता है कि वो लड़की बीमार है। उसी टाइम डार्बी भी वहाँ पर आ जाती है और वो एड और सैंडी दोनों को सारी बात बता देती है। ऐश और लाज दोनों बिल्डिंग के बाहर आकर डार्बी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। एड मेन गेट का दरवाजा ब्लॉक कर देता है ताकि उसे थोड़ा वक्त मिल सके। एड उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो दोनों डरकर पीछे हट जाते हैं। एड उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा था, असलियत में उसके पास कोई भी गन नहीं थी। फिर वो दोनों कहते हैं कि लड़की बहुत बीमार है, उनके पास लड़की के इलाज की दवा है और अगर वो दवा उसे टाइम पर नहीं मिली तो वो लड़की मर जाएगी। सैंडी कहती है कि वो दोनों सच बोल रहे हैं। जे की तबीयत काफी खराब हो गई है और अगर उसे दवा वक्त पर नहीं मिली तो वो मर भी सकती है। डार्बी कहती है कि उसके पास उनकी गाड़ी की चाबी है, तो एड उनको कहता है कि तुम मुझे दवा दे दो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी की चाबी दे दूंगा। फिर वो दोनों किडनैपर दवा लेने गाड़ी के पास चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनके हाथ में पेट्रोल का कैन होता है जिसकी मदद से वो बिल्डिंग को आग लगाने वाले होते हैं। एड डार्बी को गाड़ी की चाबी छुपाने के लिए कहता है। फिर वो दोनों बिल्डिंग के बाहर पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। सैंडी को यह सब देखकर काफी डर लगने लगता है और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने पास पेपर स्प्रे रख लेती है। तभी जे को होश आ जाता है और वो सैंडी को पहचान जाती है, जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दरअसल सैंडी जे के घर में नौकरी करती थी और जे सैंडी को काफी चिढ़ाया करती थी और जब ऐश और लाज जे को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे थे तब सैंडी ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी, क्योंकि जे की किडनैपिंग सैंडी के कहने पर ही की गई थी। एड को अपनी पत्नी की घिनौनी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। तभी सैंडी दोनों किडनैपर से कहती है कि एड के पास कोई गन नहीं है। इसके बाद सैंडी डार्बी की आंखों पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है और वो दोनों किडनैपर्स अंदर आ जाते हैं। ऐश सैंडी को जे की दवा देता है और सैंडी जे को दवा इंजेक्ट कर देती है। इसके बाद सैंडी ऐश और लाज में बातचीत होने लगती है और हमें वहाँ पता चलता है कि ऐश और लाज जे को उसके बाप के हवाले नहीं करना चाहते। वो दोनों एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का हिस्सा होते हैं और वो जे को भी बेचने वाले होते हैं। सैंडी यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो जे को उसके बाप के हवाले करने के लिए भीख मांगती है। सैंडी उन दोनों से झगड़ नहीं सकती थी, तो वो कहती है कि तुम बच्ची को यहाँ से लेकर चले जाओ, लेकिन एड उन्हें ऐसा
ऐसा करने से मना करता है और ऐश एड को गोली मार देता है। गुस्से में सैंडी लाज की आंखों पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है और ऐश सैंडी को भी गोली मार देता है। डार्बी पेपर स्प्रे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन ऐश उसे रोक देता है। ऐश सैंडी के पास जाता है जो अभी मरी नहीं होती और वो उसके सर में गोली मार देता है। इसके बाद ऐश डार्बी के हाथ पर नेल गन से एक नेल फायर करके उसे दीवार के साथ बांध देता है। पेपर स्प्रे की वजह से लाज की आंखें जल रही होती है और उसकी आंखें साफ करने के लिए वो दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं। डार्बी को बहुत ज्यादा पेन होती है और वो किसी तरह अपने आप को छुड़वाना चाहती थी। वो पास में रखे एक हथौड़े को पकड़ने की कोशिश करती है पर वो पहुंच नहीं पाती और वो जे को मदद करने के लिए कहती है। लाज अपनी आंखें धो रहा होता है। लाज कमजोर दिल का होता है और उसे यकीन नहीं होता कि ऐश बेरहमी से लोगों को मार भी सकता है। जे डार्बी को हथौड़ा पकड़ा देती है लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को छुड़वा पाती वो दोनों वापस आ जाते हैं और डार्बी वो हथौड़ा छुपा लेती है। ऐश डार्बी का मोबाइल खोलता है और मैसेज पढ़कर बताता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। तभी वो अनसेंड मैसेजेस नेटवर्क वापस आने की वजह से पुलिस को सेंड हो जाते हैं और ऐश को पता चल जाता है कि थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पर आने वाली है। ऐश वहाँ से भागने के लिए डार्बी से गाड़ी की चाबी मांगता है लेकिन डार्बी बताने से मना कर देती है तो ऐश जे को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे गाड़ी की चाबी दे दो वरना मैं नेल गन से जे के हाथ को भी शूट कर दूंगा। मजबूरी में डार्बी उन्हें चाबी का ठिकाना बता देती है। ऐश लाज को गन पकड़ाकर गाड़ी की चाबी ढूंढने के लिए चला जाता है। लाज को वायलेंस देखकर काफी गहरा सदमा पहुंचा था। डार्बी इस मौके का फायदा उठाकर एक प्लान बनाती है। वो जे को लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है क्योंकि लाज काफी घबराया हुआ है और वो ऐश की तरह किसी को मार नहीं सकता। जे लाइट का स्विच बंद करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लाज जे के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे वापस आने के लिए कहता है। मौका देखकर डार्बी एक कोकीन का पैकेट खोलती है और ड्रग्स कंज्यूम करती है ताकि उसे दर्द का एहसास न हो और वो अपने आप को छुड़ा ले। जे लाइट्स का स्विच ऑफ कर देती है और डार्बी हथौड़ा लेकर अपनी रिस्ट से कील बाहर निकाल लेती है। जब लाज लाइट्स ऑन करता है तो डार्बी हथौड़े से हमला करके उसे घायल कर देती है। ऐश जब वापस आता है तो वो देखता है कि डार्बी ने लाज को गन पॉइंट पर ले लिया है। ऐश ने अपने हाथ में नेल गन पकड़ी होती है। जे उसकी नेल गन नीचे गिराने के लिए हथौड़े से वार करती है पर तभी नेल गन फायर हो जाती है और एक कील लाज के सर में लग जाता है। ऐश को काफी दुख होता है और वो लाज की मदद करने उसके पास जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डार्बी और जे गाड़ी में बैठ जाती हैं। गलती से लाज का पैर स्लिप हो जाता है और वो सर के बल गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अपने भाई लाज को मरा हुआ देखकर ऐश को बहुत गुस्सा आता है। वह नेल गन लेकर गाड़ी का टायर पंचर कर देता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन डार्बी पूरी तरह से बेहोश नहीं होती। इसके बाद ऐश बिल्डिंग को आग लगा देता है। आग लगाने के बाद जब वो डार्बी की गाड़ी की ओर जाने लगता है तो वहाँ पर एक पुलिस का आदमी आ जाता है। पुलिस वाला उसे गाड़ी से दूर हटने के लिए कहता है। डार्बी को पूरी तरह से होश आ जाता है। वो एक हाथ में स्क्रू ड्राइवर पकड़ लेती है और दूसरे हाथ में गन लेकर ऐश को गोली मार देती है। पुलिस वाले को लगता है कि डार्बी ही क्रिमिनल है और वो डार्बी को गोली मार देता है। ऐश अभी जिंदा होता है और वो डार्बी की गन लेकर पुलिस वाले को गोली मार देता है। इसके बाद वो डार्बी को गन पॉइंट पर लेता है और गोली चलाता है लेकिन गन में गोलियां नहीं होती। वो पुलिस वाला भी अभी जिंदा होता है। फिर ऐश नेल गन लेकर पुलिस वाले पर फायरिंग करके उसे मार देता है और पुलिस वाले की गन लेकर वो डार्बी को मारने के लिए उसके पास आता है लेकिन डार्बी स्क्रू ड्राइवर से ऐश को मार देती है। फिर डार्बी किसी तरह पुलिस वाले की वॉकी टॉकी से हेल्प का मैसेज सेंड करती है और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम डार्बी को दोबारा से रिहैब सेंटर में देखते हैं। उस हादसे को अब 1 महीना हो चुका है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसके कमरे में काफी पेंटिंग्स लगी होती हैं जो बता रही थी कि वो अब भी जे से मिलती है। एक नर्स डार्बी से आकर कहती है कि उससे कोई मिलने आया है। जब डार्बी बाहर जाकर देखती है तो उसकी सिस्टर डेवोंग उससे मिलने आई होती है जो उनके खराब रिश्ते को ठीक करने के लिए आई होती है, जिसे देखकर डार्बी काफी खुश होती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।